गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सोल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। ये 30वां सोल्यूशन क्लास है। आपका टेस्ट सीरीज जो है 30 तक कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया है तो सबसे हाईएस्ट जो अधिक नंबर लाए हैं वो है गौतम कुमार। गौतम कुमार का जो डिटेल है मैं उसको आउट कर रही हूँ। देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा जो सवाल है सही किया है और कौन कौन सा गलत किया है। गौतम कुमार टोटल नंबर लाए हैं 82। ये उनका डिटेल खुल चुका है। अटेम्प्ट 50 में 50 क्वेश्चन किए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं 41, इनकरेक्ट हुए हैं 90। अब वो 9 क्वेश्चन क्या क्या गलत हुआ है उसको भी देखेंगे और जो सही है उसको भी। ठीक है, तो पहला सवाल है 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल को समूहों में बांटा जाता है और किस संपर्क में उन्हें जोड़ा जाता है। 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। लेड एसिड सेल जो है उसको किस अरेंजमेंट में, किस सीक्वेंस में लगाएं कि वो 12 वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। ठीक है, और वो सीक्वेंस या तो सीरीज होगा या तो पैरेलल होगा, दो ही इस सीक्वेंस होता है। तो हमें इस तरह से उस सीक्वेंस में बांटना है, जोड़ना है कि बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो 12 वोल्ट होगा। ठीक है, तो देखो लेड एसिड सेल जो होती है उसका जो ईएमएफ होता है वो 2.2 होता है फुल चार्ज में। ठीक है, तो हम इसी को लेंगे। तो हमें 12 वोल्ट बनाना है बैटरी को, तो उससे हम सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें ईएमएफ जब हमें अधिक चाहिए तब हम उसको सीरीज सीक्वेंस में जोड़ते हैं। जब हमें करंट यानी धारा अधिक चाहिए होता है तब हम उसे समांतर यानी पैरेलल कनेक्शन में उसको जोड़ते हैं सेलों को। तो यहाँ हमको 12 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट के लिए हमें टोटल 6 सेल चाहिए होगा लेड एसिड सेल को, और उसको हमें सीरीज में जोड़ना होगा। पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 2.2 वोल्ट ही होगा फुल चार्ज के केस में। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे और 6 सेल को जोड़ेंगे। तो टोटल हम उसका ऐड करेंगे तो टोटल हमारा मिल जाएगा 12 वोल्ट। हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमें इतने चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 120 एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी कितने घंटे के लिए 8 एम्पियर की धारा दे सकती है। तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एम्पियर आवर, इसका जो कैपेसिटी है वो 120 एम्पियर आवर दे रखा है और कह रहा है कि वो कितने टाइम के लिए 8 एम्पियर धारा दे सकता है। तो फॉर्मूला पे बिल्कुल पुट कर देंगे, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। कैपेसिटी जो होती है एम्पियर आवर में, कैपेसिटी तो 120 दे रखा है, हमको निकालना है समय, आवर समय निकालना है। तो करंट का मान दिया हुआ 8 एम्पियर, सीधे सीधा हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर हमें निकल जाएगा आंसर जो है वो 15 आवर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट सवाल है एनी संहिता के अनुसार न्यूट्रल तार का वर्णकूट क्या होता है। यानी न्यूट्रल के लिए जो वायर यूज किया जाता है वायरिंग में, तो उसका कलर क्या होता है। अलग अलग वायर का जैसे फेज के लिए अलग होता है, अर्थिंग के लिए अलग होता है, न्यूट्रल के लिए अलग होता है। तो एनी संहिता के अनुसार न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, हमेशा याद रखना है। और अर्थिंग के लिए जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ISI कोड रेगुलेशन के अनुसार प्रकाश परिपथ की प्रत्येक शाखा में लोड कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कोड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो लाइटिंग के लिए सर्किट होती है तो उसका जितना भी सब सर्किट होता है यानी शाखा होती है उसमें मैक्सिमम 800 वाट होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। यही इसी की जगह अगर पावर सर्किट की बात करते हैं, पावर सब सर्किट की, तो उसमें लोड की अधिकतम सीमा जो होती है वो 3000 वाट होती है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर दिया है 800 वाट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बैटरी सेल को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर हमें देखो बैटरी सेल जो होता है, सेल को जोड़ के ही बैटरी बनाया जाता है, तो इसमें हम मुख्यतः क्या लेते हैं कि या तो हमें अधिक वोल्टेज चाहिए होगा या तो अधिक करंट चाहिए या तो मिक्सअप चाहिए होगा। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज अधिक चाहिए तो उसको हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। अगर आउटपुट करंट अधिक चाहिए तो हम उसे पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर दोनों अधिक चाहिए तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उस सीक्वेंस का हम
उपयोग करेंगे, यानी उस सीरीज में जोड़ेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला सवाल है, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो कंक्रीट दीवार है, वायरिंग के लिए अक्सर पेंच लगाया जाता है छत में, क्योंकि अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता है, बैटन हो या कंड्यूट पाइप हो, अलग अलग। तो उसमें जो छत पर पेंच लगाने की बात आती है, तो उस टाइम रावल प्लग जो टूल होता है उसमें उसका उपयोग किया जाता है छत पर पेंच लगाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, एक परिपथ में कितने पावर पॉइंट दी जा सकती है? तो एक मेन सर्किट होता है, मेन सर्किट के बाद अलग अलग सब सर्किट बनाए जाते हैं, लाइटिंग और फैन के लिए अलग और पावर के लिए अलग। इन दोनों का जो बोर्ड होगा वो अलग अलग सर्किट होना चाहिए, एक ही साथ कंबाइन कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है पावर पॉइंट की। तो पावर सर्किट में पावर पॉइंट जो होती है वो 2 ही होती है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम जो पावर होती है वो 3000 होती है, उससे अधिक उसका लोड जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ अगर बात कर लेते हैं लाइटिंग और फैन के पॉइंट की, तो वहां पे मैक्सिमम 10 होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, एक परिपथ में कितनी प्रकाश बिंदु हो सकती है? सेम सवाल अभी जो मैंने जिसका आंसर बताया था रिलेट करके, सेम वही है। एक सर्किट में जो प्रकाश पॉइंट होती है लाइटनिंग या फैन के लिए, तो उसमें जो पॉइंट होगी वो मैक्सिमम 10 होनी चाहिए। ठीक है, 10 से कम कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना चाहिए, और लोड जो है वो 800 वाट तक ही होनी चाहिए अधिकतम, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। छोटी छोटी बातें जो है बहुत बार रिवीजन हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, कंट्रोल पैनल की ऊंचाई जमीन से लगभग होता है। कंट्रोल पैनल की जो बोर्ड होती है नीचे सरफेस से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, क्या दोष उत्पन्न होता है जब बैटरी को उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज किया जाता है? देखो, लेड एसिड सेल बैटरी में जब हाई रेट पर या तो चार्ज करेंगे या तो डिस्चार्ज करेंगे, तब उसमें क्या होती है, जो उसकी प्लेटें होती है वो ऐंठ जाती है। ठीक है, तो ऐंठ जाने पर वो क्या होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है, ये संभावना होती है, तो उसी चीज को बकलिंग कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इस चीज की निवारण के लिए, रेमेडी के लिए क्या करना चाहिए कि ये बकलिंग दोष ना हो, उस केस के लिए क्या करना चाहिए कि ना हाई रेट पे उसको चार्ज करना चाहिए, ना हाई रेट पे डिस्चार्ज करना चाहिए। यानी लेड एसिड सेल की बैटरी की बात कर ले चार्जिंग की अवस्था, तो चार्जिंग करंट रेटिंग जो होती है 6 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए, और डिस्चार्जिंग के केस में 25 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। 25 एम्पियर से कम में उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। ये चीज हमेशा मेंटेन करना चाहिए ताकि बकलिंग दोष ना हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, क्षैतिज अवस्था में क्लिपों के बीच की दूरी कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? हॉरिजेंटली कहा जा रहा है। हॉरिजेंटली अवस्था में क्या होता है, जो क्लिप लगाई जाती है इंस्टॉलेशन में, तो उसकी मिनिमम दूरी एक क्लिप और दूसरे क्लिप के बीच की जो दूरी होती है 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर गलत आंसर है, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। BIS रिकमेंड करती है, उसकी रिकमेंडेशन है। ठीक है, वो चीज हमें माननी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते। अगला सवाल है, कंड्यूट वायरिंग में प्रयुक्त मोड़ की त्रिज्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? देखो, जो कंड्यूट वायरिंग होती है जिसके अंदर से वायर को ले जाया जाता है, तो ये जो कंड्यूट वायरिंग है, एक समय आता है जैसे घरों पे कोई किनारे पे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ पे एंगल बन रही है वहां पे उसको मोड़ना होता है, तो वो जो मोड़ होती है उसकी रेडियस कुछ ना कुछ होती है, तो वो रेडियस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 7.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस इनकेस अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि या तो वो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, उसमें क्षति हो जाएगी, और साथ ही उसमें से जो वायर ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्षति होने की संभावना होती है। तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो 7.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम थोड़ा हो कोई बात नहीं। तो ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, किसको शीघ्र ही पूरा होने पर छत पर गुप्त वायरिंग डालना चाहिए? तो गुप्त वायरिंग यानी दीवार पे जो वायरिंग होती है जो हमें दिखती नहीं है,
उस केस में अगर वो सिस्टम घर पे अप्लाई करना चाहते हैं उस तरह का वायरिंग इंस्टॉलेशन, तो जैसे जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है उसी टाइम इसको भी कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। तो जैसे ही सेंटरिंग खत्म हो जाती है, सेंटरिंग होते ही जो वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलमेंट किया जाता है, तो वो प्रक्रिया भी हो जानी चाहिए, यानी गुप्त वायरिंग डाल देना चाहिए। उसके बाद सेंटरिंग के बाद, ये गुप्त वायरिंग डालने के बाद, उसके बाद ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है। वो चीज़ हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, किस प्रकार के वायरिंग में 2 लैंप एक बार ऑन होता है? देखो, अलग अलग वायरिंग के प्रकार आप लोग पढ़ चुके हो, अलग अलग सिस्टम है। तो वायरिंग में यहाँ पूछा जा रहा है 2 लैंप एक बार में ऑन होता है। जैसे आप 2 वे स्विच को ऑन करेंगे तो 2 लैंप एक साथ जल उठेगा। तो ये सिस्टमैटिक जो ढंग आपको देखने के लिए मिलेगा वो होता है टनल वायरिंग में। टनल वायरिंग यानी जहाँ सुरंग की वायरिंग होती है। जैसे आप एक 2 वे स्विच को ऑन करेंगे तो एक साथ 2 बल्ब जलती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आगे का एक बल्ब जलते जाता है और एक बीच की और पीछे की जो बल्ब होती है वो बुझते जाती है। जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे और स्विचेस को ऑन करते ही जाओगे, उस तरह से होती है। इसी तरह का एक सेम थोड़ा बहुत समरूपता देखने को मिलता है गोदाम वायरिंग में। लेकिन उसमें क्या होता है, एट ए टाइम एक बल्ब जलता है और एक बुझता है, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक जलेगा और एक पीछे बुझते जाएगा। लेकिन टनल में क्या होता है, एक साथ 2 ऑन होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सवाल का आंसर भी है, बहुत सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है, और मुझे उम्मीद है सबने सही आंसर दिया है। अगला सवाल है, किसी इंस्टॉलेशन में कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मैगर द्वारा इंगित पाठ्यांक क्या है? तो इंस्टॉलेशन, कोई वायरिंग इंस्टॉलेशन कर रखा है, अब इंस्टॉलेशन के बाद ही हमें उसमें सप्लाई नहीं देना चाहिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे इंसुलेशन टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, अर्थिंग टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो होते हैं बिल्कुल पहले कर लेना चाहिए। ये सब होने के बाद ही सप्लाई देना चाहिए। तो ये जो टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट जो होता है, इसमें मैगर के थ्रू इस टेस्ट को किया जाता है और रीडिंग लिया जाता है। फिर टेस्ट किया जाता है कि कंटिन्यूटी ठीक ठाक है या नहीं है। तो इसमें सवाल यह है कि इंस्टॉलेशन में जब कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो मैगर क्या रीडिंग दिखाएगा, इंगित पाठ्यांक यानी क्या रीडिंग वो शो करेगा। तो कंटिन्यूटी टेस्ट में जो रीडिंग होगा वो 0 मेगा ओम दिखाएगा, दर्शाएगा, तभी कंटिन्यूटी हम समझेंगे कि बिल्कुल सही है। अगर इस जगह पे कोई दिखाएगा कि इतने ओम है, इतना मेगा ओम है, तब क्या समझेंगे कि कंटिन्यूटी ठीक से नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कोई सर्किट ओपन है। ठीक है, तो उसमें उसकी जांच करेंगे और फिर से इंस्टॉलेशन को ठीक करेंगे और उसके बाद फिर से कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद ही सप्लाई देंगे। तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी बैटरी की क्षमता का निर्धारण प्लेटों की संख्या और किसके द्वारा किया जाता है? तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है एम्पियर आवर में होती है, बिल्कुल याद रखना है। तो उसकी जो क्षमता होती है किस के द्वारा किया जाता है, किस किस चीज पर ये किया जाता है? तो उसको किया जाता है प्लेटों की संख्या पर और प्लेटों के साइज पर, यानी प्लेटों के आकार पर, इन 2 चीजों पर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी बैटरी सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होती है? देखो, यहाँ कंपैरिजन की बात आती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बैटरी में जो सेल होती है, लेड एसिड सेल की बात कर ले तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है, तो हमेशा नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये ऐसा क्यों होता है? जैसे प्लेटों की संख्या ले ले, 13, 15, 17 या 23 या इस तरह से होते हैं, तो उसमें नेगेटिव प्लेट जो होती है पॉजिटिव से एक अधिक होती है, और नेगेटिव प्लेट जो होती है वो दोनों ओर से होती है, ताकि दोनों ओर से काम हो सके। ठीक है, बैटरी प्रचालित हो सके, इसीलिए ऋणात्मक प्लेट जो होती है वो एक अधिक होती है और धनात्मक एक कम होती है ऋणात्मक से। इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। बैटरी सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेट से एक कम होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटय का अपेक्षित घनत्व 1.280 है। तो यह मान इंगित करता है कि बैटरी की अवस्था यहाँ बताना है। तो लेड एसिड बैटरी में अपेक्षित घनत्व क्या बताया गया है इलेक्ट्रोलाइट का? 1.280।
तो इसमें अगर अपेक्षित घनत्व ये मान दिखा रहा है तो इसका अर्थ है कि बैटरी जो फुल चार्ज है। देखो अपेक्षित घनत्व जो ये तो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसे हाइड्रोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर या में जो फ्लूइड होता है उसी में अंकित होता है ये कुछ मान, उसी से पता करते हैं अपेक्षित घनत्व को। अपेक्षित घनत्व को 3 रेंज में इस तरह से बांट सकते हैं, जैसे 1.25 से अगर 1.28 है दैट मीन्स वो फुल चार्ज है, ठीक है। अगर अपेक्षित घनत्व 1.25 से कम है, 1.20 से 1.25, तो हम समझेंगे कि ये हाफ चार्ज है, फुल चार्ज नहीं है। और अगर 1.18 है दैट मीन्स कि वो डिस्चार्ज है। और ये भी बात है कि 1.18 अगर है अपेक्षित घनत्व, उसके कम अगर उतना है अपेक्षित घनत्व तो उसको और अधिक डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर अधिक डिस्चार्ज कर लिए तो फिर उसको रिचार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसमें सल्फेशन हो जाएगी। सल्फेशन कहने का अर्थ है कि उसकी जो प्लेटें होंगी वो कड़ी हो जाएंगी और वो क्या होगा कि उसको चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग जो मेथड होती है उससे करना पड़ेगा, और उसके लिए काफी समय लगता है। कम रेटिंग करंट पर उसके क्या करता है, चार्ज करना पड़ता है। तो इस तरह से हम बैटरी के चार्जिंग अवस्था को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड है, देख सकते हैं, वैसे तो अलग अलग और भी मेथड है। एक और है कि जैसे गैसें निकलती है चार्ज, जैसे जैसे आप करते जाओगे फुल चार्ज होने पर बहुत एक होती है खतरनाक जहरीली गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे भी, और वो बुलबुले के रूप में दिखती है, तो उससे भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि फुल चार्ज हो गया है। मीडियम यानी हाफ चार्ज पे क्या होता है कि वो कम गैसें निकलती है और डिस्चार्ज के केस में तो निकलेगा ही नहीं। तो ये विजुअली देख के भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और भी होता है, सेल टेस्टर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। मैं एकदम अगर डिस्चार्ज हो जाए बैटरी तो क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? अगर बिल्कुल एकदम डिस्चार्ज हो गया बैटरी, बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं करना है, उसका जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.18 तक ही होना चाहिए। बार बार ये चेक करते रहना है। अगर उससे उतना में हो गया, 1.18 अगर शो कर रहा है तो अधिक डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इस केस में क्या होता है, सल्फेशन हो जाता है। सल्फेशन यानी कि उसकी जो प्लेटें होती है वो कठोर हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो जी मैं जब समझ आप गया। मैं चार्जिंग करेंगे तो चार्ज नहीं लेता है, ठीक है, चार्ज नहीं होता। रिचार्ज करने में उसको काफी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तब उसमें क्या होता है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड से उसको चार्ज करना पड़ता है, और उसके लिए लगभग 1 सप्ताह या अधिक दिन भी लग सकता है, क्योंकि जो उसकी एम्पियर कैपेसिटी होती है उसके 2 या 3% पे ही उसको चार्ज करना पड़ता है, और काफी अधिक समय तक, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी विद्युत अपघटय से एक कूलम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटय में एक कूलम यानी 1 एम्पियर पर सेकंड से अगर आवेश दी जा रही है तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड पे होगा या तो द्रव्यमान संयुक्त होगा या तो मुक्त होगा, तो उसकी जो टोटल मात्रा होगी, द्रव्यमान होगी, उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत आवेश नहीं कहते, और उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अगला सवाल है, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग वायर का आकार क्या होना चाहिए? तो घरेलू वायरिंग में देखो GI वायर का भी उपयोग करते हैं या फिर कॉपर वायर का भी उपयोग करते हैं। तो चूंकि आपको आंसर जो है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन पे आपको देखना होगा, तो ऑप्शन में जो दिया होगा दोनों में से, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो चूंकि ऑप्शन में दिया होगा 14 SWG का वेयर वायर या तांबे का यानी कॉपर वायर होगा, ठीक है। तो ये 14 SWG का होता है, ठीक है। अगर GI वायर का होता है तो उसमें आप 8 SWG का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जब बैटरी को बहुत कम दर से चार्ज करते हैं तो बैटरी के चार्जिंग की इस विधि को क्या कहते हैं? अभी इस बात का जिक्र किया कि सल्फेशन की क्रिया में क्या हो जाती है, उस दोष में क्या होता है कि बैटरी को कम रेटिंग पर अधिक समय तक चार्ज करना पड़ता है। चार्ज की जो दर होती है बहुत कम रखा जाता है, 2 से 3%, और इसी मेथड को कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग मेथड। अलग अलग मेथड भी होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अलग अलग मेथड होता है, रेक्टिफायर मेथड होता है, कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, तो इन सब के बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, जब विद्युत अपघटय से धारा प्रवाहित होती है
तो धारा के किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत अपघटन से यानी इलेक्ट्रोलाइट से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, उसके अणु जो होते हैं ना अलग अलग हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होते हैं अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको रासायनिक प्रभाव कहते हैं। गौतम कुमार ने ये सवाल का जवाब गलत दे दिया है। ये चुंबकीय प्रभाव की, चुंबकीय प्रभाव वो नहीं होता है। चुंबकीय प्रभाव होता है जब कोई वायर में, ठीक है, या कॉइल में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उससे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप गौतम कुमार क्लियर हो गया होगा, इस चीज को आप याद रखें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है टम्बलर स्विच बना होता है। टम्बलर स्विच जो होता है वो बैकलाइट से बना होता है। नॉर्मली जो सर्किट में यूज करते हैं सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, उसी प्रकार। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है धुएं, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नगण्य होता है किस प्रकार के तार में। यानी किस प्रकार के तार में जो होता है, अम्ल भी दे दे या क्षार या धुएं, इन सब से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसमें कोई क्षति नहीं होती है। तो ये होती है लेड शीट वायर में, क्योंकि वो लेड शीट की वजह से क्या होता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये रही 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हम लोग 26 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।